प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्फ विधेयक अब कानून बन चुका है। कल देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इसे लेकर विवादों का दौर थम नहीं रहा। जहां एक और सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, वहीं देश के मुसलमान भी दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। कोई वक्फ पर मुसलमानों को बहकावे में ना आने की हिदायत दे रहा है, तो कहीं मौलवी हिंदू नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। वहीं वक्फ विवाद के बीच बागेश्वर वाले बाबा का हिंदू गांव भी सुर्खियों में है। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे आज की चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। संसद से सड़क तक बवाल, घमासान, वार पलटवार के बीच बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल आखिरकार कानून बन गया है। देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद इस बिल पर मुहर लग गई है, लेकिन इस पर सियासत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस कानून पर छिड़ी जुबानी जंग में कोई इसे बीजेपी का वाटरलू बता रहा है, तो कोई शाहीन बाग पार्ट 2 की चेतावनी देता नजर आ रहा है। किसी का कहना है कि अब ईसाइयों की जमीन पर बीजेपी की नजर होगी, क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान, जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेस तुरंत लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश पे नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश से हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि ये लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। वक्फ का ये मुद्दा केवल सियासी संग्राम तक सीमित नहीं रह गया है। जहां कुछ मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लोगों से बहकावे में न आने का अनुरोध कर रहे हैं, तो कुछ मौलवी धर्म की आड़ में हिंदू नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं, शाहीन बाग पार्ट 2 की धमकी दे रहे हैं। तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। वक्फ बिल पास हो गया, कोई बात नहीं है। जमहूर के तहत में, दस्तूर हिंद के तहत में जो हमें दस्तूर ने इजाज़त दी है कि अपनी आवाज़ को अदालतों तक पहुंचाना, तो ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ को हम आइन के तहत में ऊपर तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी कि किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल के ज़रिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार है, तो मेरा ये कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिसके ज़रिए से बिगाड़ पैदा हो, जिसके ज़रिए से आपस में इंतशार और इख्तलाफ पैदा हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लड़ाई में बदल जाए और मतलब ये लड़ाई एक बड़ी एक शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ये बेहतर नहीं है।
और जो आम तौर पर जो लोगों को रुझानात इस वक्त में है और सब लोग इस तरह से जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। मेरा बस इतना सा कहना है कि भाई मतलब सड़कों पे उतरेंगे लेकिन जमहूर के तहत में और आइन के तहत में। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें दोबारा मतलब मुसलमानों को इस तरह से और उनको परेशान किया गया तो हालात कुछ और हो सकते हैं। जिसकी आशंकाएं जताई जा रही है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो वाले हालात हो जाएंगे तो वो फिर बेहतर नहीं रहेगा। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब खराब होने का अंदेशा है। इसलिए मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई मैं भी लड़ता रहूँगा और जमहूर के तहत में लोगों से भी कहूँगा कि भाई आप इस लड़ाई को आप अपनी जारी रखें। वहीं इससे पहले शिया उलेमा मौलाना कबले जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है और वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात कर रही है। और सबसे उसमें खतरनाक पहलू यह है कि जो कातिल है वही जज भी है। ये कैसे हो सकता है जो कातिल हो वही जज हो? गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो क्लेम करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ही का अफसर उसका फैसला करेगा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो कातिल है वही मुंसिफ है, वही जज भी है। तो ये सबसे बड़ी धांधली जो है ये एक गवर्नमेंट अफसर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे कोई फैसला दे देगा? जो गवर्नमेंट का नौकर है, जो गवर्नमेंट का नमक खा रहा है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे फैसला दे देगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? वो तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही फैसला देगा वो। तो सबसे बड़ी धांधली जो की जा रही है, जो कातिल है उसी को आपने मुंसिफ बना दिया है और वही जो है जज बन गया है और वही फैसला करेगा। तो सिवाय धांधली की और सिवाय इसमें अत्याचार और जुल्म और कोई चीज हमें इसमें नजर नहीं आ रही है। वहीं मुसलमानों के वक्त से जुड़े विवाद के बीच हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले बागेश्वर वाले बाबा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा कर दी है कि देश में पहला हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वक्फ पर विवाद हो, उसमें हिंदू गांव, शहर और जिला बनाने का ऐलान हो जाए, सियासी दलों के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? पहली बात तो मैंने किसी एक धर्म समुदाय विशेष के गांव बसाने की पोस्ट नहीं करी है, तीन गांव बसाने की पोस्ट करी है। मुख्यमंत्री महोदय को राजधर्म याद दिलाने के लिए पोस्ट किया कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है इस प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। बहरहाल देश पुराने वक्फ कानून को अलविदा कह चुका है और जल्द ही कानून नोटिफाइड यानी कि लागू होने के आसार भी हैं। ये कानून संवैधानिक है या संविधान विरोधी, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगी। लेकिन वक्फ का ये मुद्दा अभी और क्या क्या दिन दिखाएगा, किसके द्वारा कितना भुनाया जाएगा और किसे कितना नफा नुकसान दिलाएगा, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कल देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून बन चुका है, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है और अब बागेश्वर बाबा के हिंदू गांव वाली बात ने इसे एक नई हवा दे दी है। बताते चलें कि देश ने पुराने वक्फ संशोधन को, वक्फ कानून को अलविदा कह दिया है और अब एक नए इतिहास रचने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कही जा रही थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कल देर रात ये बिल कानून बन चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद। इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ
यश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। राहुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। श्याम सलोनी जी, कानून फाइनली बन चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वही हाल होगा जो कृषि कानून का हुआ था, क्या कहेंगे? अदिति जी, सर्वप्रथम आपको आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और जी, बधाई। शुक्रिया। दूसरा, मेरे देश को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की आज 46वीं वर्षगांठ है। कि समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं और बधाई। अब अदिति जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष में रह करके अगर वो सरकार को नहीं कोसेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ठीक है। क्योंकि ये लोग अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म लेकर के बैठे थे। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा अदिति जी। उत्तर प्रदेश में भी कई वर्षों से समाजवादी पार्टी और अन्य विभिन्न विपक्षी पार्टियों का शासन रहा। मुस्लिमों के हित में कोई कार्य नहीं किया, हिंदुओं के हित में कोई कार्य नहीं किया। परिवार का नियोजन किया, परिवार को इन्होंने आगे बढ़ाया। उसमें अगर कंपटीशन होगा तो ये लोग अवश्य गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस जनता ने इनको चुना, उस जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। इस बिल को पास करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के मन में, आदरणीय मोदी जी के मन में विश्वास था। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। यदि भेदभाव होता अदिति जी, लगभग 90 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान गरीबों के लिए बनाए गए, उनमें से 13.5 लाख के समथिंग मकान केवल मुस्लिम आबादियों को दिए गए, मुस्लिम परिवारों को, उन लोगों को जिनको वास्तव में वक्फ की जमीन में से मकान मिलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। श्याम सलोनी जी, आपके पास लौटेंगे। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हैं। यश भारती जी, क्या कहेंगे इस पर? कानून बन चुका है, जल्द ही लागू हो जाएगा, विरोध जारी रहेगा विपक्ष का। देखिए, कानून के नाम पे बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाने के लिए, आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रहती है, उसी पे ये कार्यक्रम है। नहीं तो इस बिल में इन्होंने किया क्या है भाई? जहां महिलाओं की कोई संख्या सीमित नहीं थी, असीमित महिलाएं थी, कितनी भी संख्या हो सकती है। कई प्रदेशों में चेयरमैन की भूमिका में महिलाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, इसीलिए उसको सीमित कर दिया कि 2 ही महिला रखिए, 2 से अधिक मत रखिए। तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। जैसे उन्होंने दक्षिण के सबरीमला मंदिर में महिला विरोधी होने का अपना प्रमाण दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मंदिर प्रवेश दिया जाए। अमित शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल ना दे, यानी वो चाहते हैं कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ना मिले। मैं एक बड़ा नाम बताऊंगा आपको, उज्जैन के सांसद रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के। उज्जैन के ही सांसद है और उज्जैन के महाकाल मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, इसीलिए। और अभी उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में सरकार से सवाल पूछे तो उन्हें नोटिस थमा दिया है कि आप सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अगर जनहित की बात करेगा तो बोलने नहीं दिया जाएगा, विपक्ष कुछ बोलेगा तो बोलने नहीं दिया जाएगा, उल्टा उसको देश विरोधी बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यश जी इस बात का जवाब लेंगे। राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ओपनिंग कमेंट दीजिए, क्या कहेंगे? कानून बन चुका है, इसका उल्लंघन है। किसी को भी कोई भी समुदाय हो, उसे अपनी धार्मिक जो परंपरा है उसे प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और वक्त की जो जमीन होती है वो तो दान के लिए होती है, वो तो दान है। तो उसके लिए स्कूल मैनेज होते हैं, हॉस्पिटल्स मैनेज होते हैं, ऑर्फनेजेस मैनेज होते हैं। अब बताइए, वक्त का यूजर इन्होंने अबॉलिश कर दिया। वो जो पुराना जो प्रॉपर्टी दान है वक्त का, वो पेपर कहाँ से दिखाएगा? वो यूजर तो रहा नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर में चल रहे हैं। बहुत पुराने पेपर नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले उनके साथ। आज देखिए, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया है। मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में कितने कब्रिस्तान, कितने मस्जिद तोड़ के और मतलब जमीन पर कब्जा कर लिया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत बड़ा वक्फ लैंड
कब्जा करके वहां पे डेमोलिशन करके और ये वहां पे महादेव का कॉरिडोर बना रहे हैं। $1 बिलियन का सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकार 8,000 करोड़ का कॉरिडोर बनाएगी वक्फ की जमीन पे डेमोलिशन करके। और ये बिल देखिए इंक्रोचर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। जहाँ पे पहले प्रावधान था, जैसे हमारे भैया ने कहा कि जहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन में कोई लिमिट नहीं था, वहां पे अब आप यू हैव लिमिटेड दैट पार्टिसिपेशन टू 2 कि 2 हो सकते हैं। और देखिए इंक्रोचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, पहले वक्त की जमीन को छूने वाले के लिए सख्त से सख्त, मतलब उस पर क्या था, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का कानून था, उन्होंने रिगरस हटा दिया है। ठीक है, तो दे आर प्रोटेक्टिंग द इंक्रोचर्स। देखिए अंबानी जी की जो राहुल जी, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकाल का मंदिर बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे आपत्ति है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सर्वे आपको बता दूं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्वे किया गया था। वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की पुष्टि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर्वे में हुई थी। दरगाह कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करके मकान और दुकान बनाए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे प्रतिक्रिया दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, क्या ये सर्वे गलत है? नहीं, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें पता है कि करप्शन इंडिया के हर सिस्टम में है। करप्ट लोग इंडिया के हर सिस्टम में घुसे हुए हैं। अभी जज साहब के यहाँ बहुत कैश बरामद हुआ। तो करप्शन, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस जो है, आपको पता है कि 20 रुपया 5 रुपया से लेके टेम्पो वाला से 5-10 रुपया से लेके और कितने हजार करोड़ तक घूस खा के बन जाते हैं ऑफिसर लोग। मैं कह रहा हूँ कि क्या पुलिस करप्ट है तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस स्टेशन खाली करवा के वहां अपने कार्यकर्ताओं को बिठा देगी ना? विल दे डू द पुलिसिंग? करप्शन कहाँ नहीं है? आप करप्शन पे स्ट्रिक्ट लॉज, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कोई भी बिल हो, कोई भी नियम हो, उसमें अच्छाई का हमेशा उसमें चांस रहता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। यश जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। खराब किया गया है राहुल जी, यश जी कुछ कहना चाहते हैं, आपको मौका दूंगी मैं। यश जी बोलिए, बात रखिए अपनी। आरती जी, देश में और दुनिया के सामने वक्त फैलाया गया कि मध्य प्रदेश देश के अंदर वक्फ बोर्ड जो है वो उसके पास असीमित शक्तियां हैं। किसी भी जमीन पे हाथ रख लेंगे तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की बनती है। 298 केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अकेले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लंबित हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया कि कोर्ट में ले जा सकते, तो मैं ये जानकारी केवल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बता रहा हूँ। तो देश भर के अंदर कितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे होंगे और ट्रिब्यूनल के अंदर 600 से ज्यादा केस चल रहे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने सभी चीजों को लेकर के, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। केवल बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाना, एक दूसरे के भाईचारे को खतरे में पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जब सारी संपत्तियां बेच ली हैं तब इनकी नजर में लिखा पढ़ी में आया कि अरे वक्फ बोर्ड के पास भी बड़ी जमीन है। वक्फ बोर्ड को जमीन बेचने पे केवल भारतीय जनता पार्टी अपने नियर और डियर को बेचने का काम करना चाहती है, अपने करीबियों को बेचना चाहती है, अपने पसंदीदा को बेचना चाहती है। देश के उत्थान से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये वही पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश को बेचता था, रक्षा सौदे में दलाली करता था, पकड़ा। इस पार्टी का केवल और केवल एक ही काम है, कैसे अपना जेब भरे, चंदे का धंधा करे, चाहे गाय माता को मारना पड़े, चाहे गाय में उन इंडस्ट्रीज के द्वारा कचरा किया जा रहा हो जो गाय माता को दूषित करते हो, तो गंगा मैया को दूषित करते हो। इनको केवल और केवल चंदे का धंधा करना है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर की जमीन बेच के चंपत राय जैसे भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग अमूल्य संपत्ति प्रभु राम के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो, और ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी। ठीक है यश जी, आपने बड़ी बात कही कि गाय को लेकर सरकार जो है वो चिंतित नहीं है, लेकिन दुर्गंध तो अखिलेश यादव जी को भी आ रही थी गाय से। बहरहाल श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए, खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अदिति जी, इनके नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो क्या करता, मेरे मुस्लिम नाराज हो जाते। ये पार्टी का स्थापना ही मुस्लिमों के उद्धार के लिए बनी थी। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने हिंदुओं को मरवा दिया। आपका सवाल वक्फ बोर्ड पे है। आज ये वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे हैं। नेताजी पे है तो पद्मश्री पुरस्कृत इन्होंने एक भी मुसलमान के हित में कार्य किया हो, इन्होंने एक भी हिंदू के हित में कार्य किया हो। श्याम जी मुद्दे से मत भटकिए, श्याम जी मुद्दे से मत भटकिए। वक्फ पे बात हो रही है, वक्फ पे बात हो रही है, सियासत पे बात हो रही है कि वक्फ को लेकर सियासत क्यों? जमीन की बात कर रहे हैं।
आदित्य जी, मुसलमान नाराज हैं, क्यों नाराज है सर? चर्च की जमीन पर भी सरकार का इसकी जानकारी दीजिए कि मुसलमान समाज जो है वो नाराज क्यों है, सड़कों पे क्यों है? मुसलमान नाराज नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट श्याम में सलोनी दर्द जी, है। बंगाल में जो प्रदर्शन चल रहा है वो कौन कर रहा है? बंगाल में जो भव्य प्रदर्शन चल रहा है वो कौन कर रहा है? जवाब दीजिए। बंगाल में तो प्रदर्शन, आप बताइए, बंगाल की जो मुख्यमंत्री बनी है, संविधान से जिनकी उत्पत्ति हुई, संविधान की जिसने शपथ ली, वो कहती है कि कुंभ जो है पाप का घड़ा है। आप मुसलमानों कुंभ को वो मृत्यु कुंभ कहती है। खूब समझ रखा है इस देश को। वो हिंदुओं के राम मंदिर को राहुल जी, मानती बोलने नहीं का है। मौका आपको दिया जाएगा। राहुल जी, श्याम जी को बात रखने दीजिए अपनी। नहीं, आप पहले इनके इरादों को समझिए। जो चुनाव हुए व्यक्ति मुसलमानों के बेहतरी के लिए एक तरफा बात करता हो, आप सर, मेरा सीधा सवाल, श्याम जी आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि मुसलमान जो है वो सड़कों पे क्यों है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए ना। सरकार का तो कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए है, तो मुसलमानों को कौन बताएगा कि क्या प्रावधान है जो उनकी भलाई के लिए? इतना कंफ्यूजन क्यों है सर, शंका क्यों है इतनी देश में? मुसलमानों के लाश आदित्य जी, मैं तो बहुत सीधी सीधी बात बतला रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग उनको भड़का रहे हैं, उनके अपने जो नुमाइंदे हैं, जो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर कोई भड़का रहा है तो समझाने की जिम्मेदारी किसकी है सर? सरकार किसकी है? सरकार समझा रही है। समझा क्यों नहीं पा रही है सरकार? अदिति जी, प्यार से समझ जाएंगे तो ठीक है। अगर ये कोई ऐसा कार्य करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो ये नप जाएंगे। ये जितने भी विरोध करने वाले हैं, ये बिल्कुल ध्यान में बिठा लें। सरकार जो है, श्याम जी, विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है ना श्याम जी? विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है। आप क्या वो अधिकार, मौलिक अधिकार को छीन लेंगे? आप प्रदर्शन करना और विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है ना श्याम जी? हमने आदित्य जी वही कहा ना कि जो संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, गांधीवादी तरीके से अभिव्यक्ति की विरोध आजादी करेंगे, है वो देश मान्य में कि है। नहीं? जवाब दीजिए मुझे। बीजेपी में रखे हुए हैं। राहुल जी, आपको बात रखने का मौका आपको दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं आप? अडवाणी ने नहीं, ये राहुल जी की तो आदत है, वो तो पीछे बोलते रहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। यात्रा निकाली थी, ठीक है, इनके पास कुछ है नहीं, जनता यश जी के कुछ पास कहना नहीं चाह रहे हैं। यश जी बताइए। थोड़ा बहुत जो हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का काम किया है, वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अदिति जी, ये दलित के श्याम सलोनी जी, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको भी। जी बोलिए। जी आरती जी, शाम जी को पहले शांत करें। यश जी, मेरा नाम अदिति है, आरती नहीं है। सुनिए, मध्य प्रदेश के अंदर में एक मेजर की इनको पहले पत्नी शांत को कराइए। पुलिस किया शाम गया, जी पुलिस को वाले ने सत्ता में किया, है, उसके कपड़े उतार के। चिंताएं रखें। ये आपकी पुलिस बोल रहा ये है, जो बात आपसे कह रहे थे सरकार बोल अभी रहा है। गोली कांड, शर्म आता है आप लोगों को? इन्होंने जिनको यश जी, आपके साथ ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नृपेंद्र मिश्रा, राहुल जी शांत हो जाइए, मुझे यश जी की बात सुनने दीजिए। प्रज्वल रेवन्ना को हमारा संसद बनाएंगे, वो सांसद बन के क्या करेगा प्रज्वल रेवन्ना, ये बताइए। 2 साल से पता था बीजेपी को। राहुल जी, आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा, कृपया अभी शांत रहे। यश जी, बात रखिए अपनी। नहीं, ये अपने आप को मुसलमान के रक्षक बनाएंगे अब। हाँ, हजारों मुसलमानों के लाश पे चढ़ के मोदी। राहुल जी, फिर इस बात का जवाब भी दे दीजिए कि मध्य प्रदेश में क्यों मुस्लिम गांव बसाने की बात कर रहे हैं आपके विधायक? शर्म आना चाहिए उसको। नहीं, जवाब दीजिए मेरी बात का। राहुल जी, मध्य प्रदेश में आपके विधायक मुस्लिम गांव बसाने की बात क्यों कर रहे हैं? जो राहुल गांधी है, परमिशन क्यों चाहिए मुस्लिम गांव की? उत्पत्ति तो मुसलमानों से हुई है ना। जो राहुल गांधी है, उनकी उत्पत्ति मुसलमान से हुई है। उनसे पूछो उनके दादा कौन है। ठीक है, आप इसलिए इनको चिंता है मुसलमानों की। ये इसलिए मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं कि राहुल गांधी के दादा मुसलमान है, इसलिए आपको मुसलमानों की दया आ रही है। मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं है। बार-बार इलेक्शन में अपने प्रचार कीजिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर कार्य कर रही है। एक भी योजना बता दीजिए। मैं यश भारती जी से पूछता हूँ, राहुल जी से पूछता हूँ, एक योजना बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव किया हो। एक भी योजना बता दीजिए। आज 11 साल हो गए मोदी जी को, 8 साल हो गए योगी जी को। एक योजना बताइए आप मुझे, दोनों से मैं बात आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो मैं बहस नहीं कर पाऊंगी। ये सिर्फ नए भारत हो सकता है। ये बागेश्वर, राहुल जी शांत होइए। नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। बागेश्वर से आपने पूछा है, हाँ, तो उसका जवाब दीजिए। बागेश्वर बाबा तो बोलूंगा नहीं, मुद्दे से मत भटकिए। और ऐसे जी देखिए, ये आज एक सेकुलर नेशन में ये हिंदू गांव बनाने की बात कर रहा है, हिंदू जिला, हिंदू प्रदेश और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। अगर जजेस अंधे बहरे नहीं है तो कहाँ है वो? ये तो जेल में होना चाहिए था। हाँ,
अपना हक अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम क्या तू करके बात कर रहे हो बाबा के लिए? और इनको क्या तू करके बात कर रहे हो ऐसे इतने बड़े व्यक्ति के लिए? तुमको शर्म नहीं आती है? ये राहुल को शर्म नहीं आती इस आदमी को? श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, तो भाषा शैली तो ठीक होनी चाहिए अदिति जी। किसी के लिए भाषा शैली रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं, श्याम सलोनी जी ये बताइए, मध्य प्रदेश में भूमि पूजन हो रही है, हो चुका है, बागेश्वर बाबा ने भूमि पूजन कर दिया है, हिंदू गांव बसाएंगे, करोड़ों के ड्रग्स उतर रहे हैं। और क्या गलत कर दिया उन्होंने? ये भी आरोप है उनके ऊपर कि जो जिस जमीन पे ये गांव बसाने की बात की जा रही है वो गलत तरीके से हथियाई गई है। क्या कहेंगे श्याम सलोनी जी? अरे कहाँ गलत तरीके से होता है? आप कोर्ट में जाइए ना। नहीं तो हिंदू गांव बसाना क्या ठीक है? हिंदू गांव बसाना, हिंदू शहर की बात करना, हिंदू जिले की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या ठीक है? आप तो सेक्युलर है ना, आप तो सेक्युलर है, सेक्युलर होने के नाते आप वक्फ कानून लेके आए हैं, ये कह रहा था संसद में। ये कुछ भी करें तो ठीक है, हम ना कर रहा हूं, नाम ले लिया तो हम सेक्युलर हो गए। हिंदू गांव का मुद्दा, हिंदू गांव के मुद्दे पे आप बात करिए। अब बताइए मुझे क्या सही है, बस मुझे इसकी जानकारी दीजिए कि क्या हिंदू गांव बसाना सही है या गलत है? राहुल जी एक मिनट। बिल्कुल सही है। अच्छा अदिति जी, हिंदुस्तान में हिंदू गांव बसना बहुत अच्छी बात है। फिर तो सर ये भी सही है कि मुस्लिम गांव भी होना चाहिए, सिख गांव भी होना चाहिए, ईसाई गांव भी होना चाहिए। अब क्या ऐसा होगा हिंदुस्तान? आप देखिए, आप जाइए ना केरला में क्या हालत कर रहे हैं वो लोग, जहाँ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है वहाँ क्या नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपने कहने का तात्पर्य बताइए मुझे जरा। अब क्या हिंदुस्तान ऐसे टुकड़ों में बटेगा कि हिंदू गांव अलग होंगे, मुस्लिम गांव अलग होंगे, सिख गांव अलग होंगे? नहीं बटेगा। अब हिंदुस्तान को कोई बांटने वाली ताकत नहीं है। संविधान को मानते हैं आपकी नहीं? श्याम सलोनी जी, संविधान कुछ है आपके लिए? संविधान के आधार पर कार्य हो रहा है। यदि इनको लगता है कि वहाँ पर जमीन अवैध तरीके से हथियाई गई है, आप कोर्ट में जाइए। और कोर्ट में जाने से ठीक है, आप जाइए ना कोर्ट में। कॉर्पोरेट के राहुल सिंह जी, लेकिन ये बताइए, हिंदू गांव की बात हो रही थी तो उसमें मुस्लिम गांव बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? उसका विरोध ठीक है, लेकिन मुस्लिम गांव की मांग क्यों? इस देश में सुनिए, इस देश में हिंदू गांव और हिंदू मुस्लिम गांव नहीं बनेगा, ठीक है? हर गांव में कहीं कुछ लोग बहुसंख्यक होते हैं, कुछ माइनॉरिटीज होते हैं, किसी गांव में कोई माइनॉरिटी है, किसी और गांव में मेजॉरिटी वाला ही कुछ। ठीक है, भूमि पूजन हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है। यश जी, ये बकवास है। यश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सुनिए, अगर मैं कोई बहुत बड़ा जमीन लेके एक अपार्टमेंट, एक कॉम्प्लेक्स बनवा रहा हूँ, 10-20 क्वार्टर बनवा रहा हूँ, मैं ये नियम बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को फ्लैट दूंगा या सिर्फ हिंदुओं को फ्लैट दूंगा। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। आप समझिए ये लोग देश में क्या कर रहे हैं। They are diluting the constitution. Listen, एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। They are diluting the constitution, ठीक है? ये लोग राहुल जी, ये तय करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। अच्छा, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते? नहीं, ठीक है, ठीक है। ये अपने दादा को दादा नहीं मानते हैं। अदिति जी, जो अपने बाप को बाप नहीं मानता है, दादा को दादा नहीं मानता, वो किसको मानेगा? वो कौन से कानून को मानेगा? पूछे इनसे। राहुल यश भारती जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारे मुसलमान मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, लेकिन दोनों पैनलिस्ट मेरी बात दर्शक पहुंचने देंगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट है आप दोनों से। राहुल जी, श्याम जी, यश जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। यश जी को अपनी बात रखने दीजिए। राहुल जी को म्यूट कर दे पीसीआर टीम प्लीज। यश जी अपनी बात रखिए। ये लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रम फैला रही है, मैंने शुरुआत में कहा, मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ कि भाईचारे की 15 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, इस तरीके की भ्रम फैला रही। मैंने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अकेले का उदाहरण बता दिया। देश भर में जितने वक्फ बोर्ड हैं और राहुल जी, आप यश जी को अपनी बात रखने दें, अनुरोध है आपसे जी। यश जी बात रखिए अपनी। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात हो रही है और ये फैलाया जा रहा है कि ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जिस तरीके से एक वरदान दिया जाता था कि मैं किसी भी चीज को छू लूंगा तो सोने का हो जाएंगे, असीमित शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला। ये केवल झूठ फैलाया है और हमारे मुसलमान भाइयों को दुश्मन बनाने का काम किया गया है पूरे बहुसंख्यक समाज के सामने, और ये बहुत ही निंदनीय है। देश हमारा भाईचारे का देश है, दुनिया में हमारी पहचान भाईचारे को लेकर, अनेकता को एकता को लेकर के,
और इसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। यहाँ तक बागेश्वर धाम की बात है, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई, जो सगे भाई, लगातार उस क्षेत्र में गुंडागर्दी करते हैं, दलितों को घर में घुस करके मारपीट करते हैं और जमीन कब्जा करने का काम करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से जमीन की बात कर रहे हैं, भाईचारे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बुलडोजर संस्कृति की बात कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके आगे नतमस्तक दिखाई देती है। ये दिख रहा है कि प्रायोजित होकर के अपना योगी के आगे अब एक नया विकल्प धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में बनाना चाहते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो केवल नफरत की बात करते हैं देश के अंदर, लेकिन जब दुबई जाते हैं तो उन्हीं मुसलमान भाइयों के साथ घूमते हैं गाड़ी में, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं। ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और सहयोगियों का है, यही धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर है। मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है जो नफरत फैला ठीक है। श्याम जी जवाब दीजिए इस बात का कि क्या भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है किसी के आगे? क्या जुडिशियरी कहाँ है, जजेस कहाँ? नहीं अदिति जी देखिए मेरी बात को आप राहुल जी को शांत कर दीजिए। राहुल जी शांत हो जाइए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री एक धर्म गुरु है, जैसे मुस्लिम और इस्लाम में कई धर्म गुरु हमारे यहाँ कई डिबेट पे बैठते हैं। अब हर तरीके के मानसिकता के व्यक्ति हैं, कुछ कट्टरपंथी होते हैं, कुछ साधारण तरीके से एक दूसरे की बात को समझते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी बात रखी है, अपने मन की बात कही है, उन्होंने भूमि पूजन किया है। यदि किसी भी पक्ष को ये लगता है कि साहब ये भूमि अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा की हुई है, आप कोर्ट बनाए ना, संविधान है ना हमारे, आप संविधान में जाइए, अपने दस्तावेज कागज पेश कीजिए, साहब ये कागज है और इस व्यक्ति की है और इन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है, तो कैसे कब्जा कर लेंगे? लेकिन केवल झूठ बोलना, झूठ की अफवाह फैला देना कि उन्होंने कब्जा किया है, उनका भाई झगड़ा करता है, ये सब छोटी मानसिकता की बातें हैं। एक व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है, ये धर्म गुरु है, ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, चाहे वो इस्लाम के धर्म गुरु हो या वे हिंदुओं के धर्म गुरु हो, ये अपने धर्म पर चलने वाले लोग हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इनको करने का अधिकार संविधान ने दिया है। ये संविधान के तरीके से काम कर रहे हैं। संविधान में हर धर्म की अपनी आजादी है, तो उस पर धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं तो क्या बुराई है? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से कुछ मुस्लिम मौलाना विरोध कर रहे हैं। राहुल जी शांत हो जाइए, आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा, मौका दूंगी मैं आपको। राहुल जी नहीं, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी, आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। तो ये लोग बेच देंगे पूरे देश को धीरे धीरे, जैसे 23 राहुल जी से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए आप अदिति जी, एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए कि राहुल गांधी के दादा कौन है, बस इतना पूछ लीजिएगा। ये बता नहीं पा रहे, कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी क्षत्रिय बन जाते हैं, कभी। श्याम सलोनी जी, यहाँ पे मुद्दा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है मेरा, ना मुझे किसी की पारिवारिक पहचान चाहिए। मेरा सवाल सीधा है कि वक्फ कानून पे क्या आपत्ति है, और ये जो मुस्लिम गांव, हिंदू गांव, सिख गांव बसाने की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहूंगी। हिंदू गांव, सिख गांव, मुस्लिम गांव बनाने की जो बात कर रहे हैं, रोकना चाहूंगी मैं आप लोग को। यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, वक्फ से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में AIMPLB ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी से आपको बता दें कि देर रात बिल कानून बन चुका है। आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत दिल्ली से होगी और साथ ही साथ ये लेटर भी आपके सामने है स्क्रीन पर। लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में प्रोटेस्ट के कार्यक्रम होंगे। AIMPLB आंदोलन की तारीखों का जल्द ऐलान करेगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान देशव्यापी आंदोलन का, और इसको लेकर अब लेटर जारी कर दिया है। सभी प्रमुख शहरों में देशव्यापी आंदोलन को लेकर यह ऐलान किया गया है। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी, क्या कहेंगे? अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि प्रदर्शन होने जा रहा है देशव्यापी, क्या फिर से शाहीन बाग देखने को मिलेगा देश को? कमियां बताएंगे उसमें? क्या उनके मदरसे पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है? क्या उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं? क्या उनके दरगाह लिए जा रहे हैं? क्या उनकी कब्रिस्तान पर कोई हमला किया जा रहा है? ये सब झूठी अफवाह फैलाने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग हैं। हम अपील करते हैं मुस्लिम समाज से, मौलानाओं से भी अपील करते हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। ये जानबूझ करके आपको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए।
क्योंकि इन्होंने हमेशा शोषण किया मुसलमानों का। ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए श्याम सलोनी जी, जब ये बिल लाया जा रहा था, जब ये कानून बनाने की प्लानिंग चल रही थी, तो क्यों नहीं समर्थन में लिया गया? क्यों नहीं पर्सनल लॉ बोर्ड से बैठा के बातचीत की गई? क्यों नहीं सुझाव लिए गए सर? नहीं अदिति जी, नहीं। हाँ। एक राष्ट्र में दो कानून कैसे चल जाएंगे? इनका कानून थोड़ी ना माना जाएगा। ठीक है। एक देश एक कानून रहेगा, देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि शरीयत से कानून चलेगा, तो नहीं चल सकता है। कानून तो देश से चलेगा। बिल्कुल। और उसमें इसीलिए जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसमें सभी पार्टियों के लोग लिए गए थे और सबके साथ में ये विचार विमर्श हुआ है। लगभग सब सहमत भी हैं, लेकिन वही बात आती है वोटों की राजनीति। अगर सहमत है तो सड़कों पर क्यों है? अगर सहमति है तो सड़कों पे क्यों है? ये प्रदर्शन का ऐलान क्यों कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड? अदिति जी, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर रहा है, ये करा रहे हैं। वो जाकर देखिए ना ओवैसी साहब को, ओवैसी को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, जिन्होंने कब्जा किया है अवैध भूमि पर, वक्फ पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनकी जमीन वापस हो जाएगी। वो जानबूझ के ये ठीक है श्याम जी, राहुल जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वो परेशान है। अब अपनी बात रखिए राहुल जी, आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कह रहा हूँ कि सरकार में प्रदर्शन का ऐलान हो गया है पर्सनल लॉ बोर्ड का, कांग्रेस का समर्थन मिलेगा प्रदर्शन को? देखिए, जनता को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है कोई भी चीज पर। ये देखिए डायरेक्ट असॉल्ट है जो रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माइनॉरिटीज को दिया गया है, उसको उसकी पूरी तरह से अवहेलना करके ये बिल लाया गया है। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करने का डायरेक्ट प्रावधान है। जब वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई छू नहीं सकता, कोई नजर नहीं लगा सकता, जब वो बेचने के लिए है ही नहीं, अगर करप्शन करके कोई अंबानी जैसे आदमी ने खरीद लिया, वहां पे एंटीलिया बना दिया, तो सरकार का काम है, वक्फ बोर्ड का काम है कि उसके अंदर जो करप्शन है। राहुल जी, सरकार भी तो यही कह रही है ना कि अभी तक इतना करप्शन था कि ये संशोधन लाना पड़ा। रिपोर्ट सामने आई कितनी सारी कि वक्फ की संपत्तियों पर किराया वसूला जा रहा है, किराए पे उठाई गई है, वहाँ पे होटल बने हुए हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया रिपोर्ट सामने आई। क्या आप कहेंगे इस पे? बहुत सही बात बोली आपने। मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे करप्शन हो रहा था तो उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट का उसमें प्रावधान था। आप लोग कानून लाए कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, इसको रोकना है, रिगरस हटा दिया। ठीक है, आप इंक्रोचेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके मध्य प्रदेश में, ठीक है, आप महाकाल का कॉरिडोर। श्याम सलोनी जी, रिगरस क्यों हटा दिया गया? इस गरीब देश में रिगरस का प्रावधान था तो रिगरस क्यों हटा दिया गया? जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, वो सवाल का जवाब मैं केवल मेरे एक जवाब में कई सवाल आपको मिल जाएंगे। अब मुझे जवाब लेने दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। नहीं, एक छोटा सवाल, हाँ, एक छोटा सवाल बोलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम होली, दिवाली, नवरात्रि, गणेश फेस्टिवल, सारा फेस्टिवल, औरत देना, छठ पूजा सब कर सकते हैं अगर रोड पे, तो हमारे मुस्लिम भाई रोड पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आप लोगों ने क्यों कहा कि छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे? ठीक है, श्याम जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, श्याम जी को जवाब देने दीजिए। श्याम जी जवाब दीजिए कि मुस्लिम जो है वो छत पे और सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते थे? आपकी नियत में खोट है कि नहीं? होली पे क्यों मुस्लिमों को बोला गया कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए? क्यों? और पब्लिक क्यों माने कि आप देखिए अदिति जी, जब होली के समय पर इनके रमजान चल रहे थे। रमजान एक पवित्र महीना होता है मुस्लिमों में। कोई थोड़ी वैसी मानसिकता व्यक्ति तो नहीं हो, शरारती टाइप का, कोई झगड़ा ना करा दे, इसलिए बड़ी अपील की गई थी कि आप घर पर रहेंगे तो आपका, क्योंकि रंग का त्योहार है होली का, और होली का त्योहार रंग का है, मस्ती का है, तो लोग मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को मुसलमानों की चिंता है, फिक्र है, सरकार नहीं चाहती थी कि उनके त्योहार में रंग में भंग पड़े, इस वजह से ये फैसला लिया गया। ठीक है, बिल्कुल। सड़क पे नमाज का मुद्दा, इस पे भी कुछ बोल दीजिए। सड़क पे नमाज की मनाही क्यों की गई? क्यों बताइए? देखिए अदिति जी, क्यों नहीं रहती है? आप सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं, पवित्र समय, आप नमाज में अल्लाह की इबादत में खोए हुए हैं। उस समय कोई भी बैल आ जाता है, सांड आ जाता है, गाय आ जाती है, कोई पशु आ जाता है और अचानक ही घुस जाता है, तो फिर वहाँ एक माहौल खराब होगा। ठीक है सर, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है आवारा पशुओं का। कंट्रोल कौन करेगा सर, ये भी बता देते। आवारा पशु क्यों सड़क पे घूम रहे हैं? बताइए मुसलमानों को कैसे आप प्रोटेक्ट? नहीं, राहुल जी, आप अपना प्रश्न आप कर चुके हैं, मुझे प्रश्न रखने दीजिए। मुझे प्रश्न करने दीजिए राहुल जी।
बताइए सर, आवारा पशु क्यों सड़कों पे? आपको बहुत चिंता है ना कि सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो आवारा पशु आ जाएंगे। सड़क पे क्यों है आवारा पशु? आपकी सरकार तो कह रही थी कि आवारा पशुओं से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति दे रही थी, गौशालाएं बनवा रही थी। हम आपको बतला रहे हैं ना, ये सब करते हैं। देखिए अदिति जी, गली गली में कुत्ते घूमते हैं, गली गली में कुत्ते घूमते हैं, आप कितनों को बांधोगे? हमने तो सारा जैसे को जेल में डाल दिया। आप ज्यादा तो सालों से नमाज सड़क पे पढ़ी जा रही थी, तब आपत्ति नहीं हो रही थी। इस साल ही मुख्य आपत्ति इस साल दर्ज की गई। ठीक है ठीक है ठीक है श्याम जी। यश जी फाइनल कमेंट, यश जी फाइनल कमेंट दीजिए अपना। एक सवाल अदिति जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए श्याम जी। बस ये बता दीजिए, ये पूछ लीजिए दोनों भाइयों से, आज रामनवमी के दिन की इनके माथे पर टीका नहीं है, क्या मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अपना धर्म को त्याग दिया है क्या उन्होंने? आज तो कम से कम टीका। श्याम सलोनी जी देखिए, ये भारत है और यहाँ पे सबको स्वतंत्रता है। वो टीका लगा के घूमे या टोपी पहन के घूमे, इस पे कोई किसी पे तंज नहीं कर सकता। यश जी फाइनल कमेंट दीजिए। ललित मोदी इतना इस्लामीकरण तो अच्छा नहीं है ना। गुजराती, उनको करप्ट लोगों को रोकने का आपके पास तो कोई प्रोविजन है नहीं। यश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सवाल का जवाब होता तो ये 11 साल में दे चुके होते नरेंद्र मोदी। यश जी से संपर्क टूट गया है। राहुल जी फाइनल कमेंट दीजिए इस मुद्दे पर अपना। फाइनल कमेंट यही है कि नरेंद्र मोदी एक दंगाई आदमी है। उनका बचपन से लेके बुढ़ापा तक दंगा ही करा के वो आगे बढ़े हैं। कितने मुसलमानों के लाश पे चढ़ के बीएसपी से आए हैं और तब जाके प्रधानमंत्री बने हैं। कोई पढ़ लिख के यहाँ पे मनमोहन सिंह वाला कोई सेवा नहीं किया देश के लिए, अब्दुल कलाम वाला। तो राहुल जी सबसे ज्यादा दंगे तो कांग्रेस की सरकार में हुए थे ना, यही करवाते थे, मोदी जी करवाते थे। अच्छा ठीक है, मोदी कलाम का आप नाम ले रहे हो, जितने दंगे हुए हैं ना, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो संघ आज तक एक्टिव है। तो वक्फ कानून बन चुका है, नए कानून पर मुहर लग चुकी है, संशोधन फाइनली पास हो चुके हैं दोनों हाउसेस से और राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं अब पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखना होगा कि वक्फ कानून का अंजाम आखिर क्या होगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं